हेलो एवरीवन। तो आज सर्वे ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें मैं कुछ सरकारी जमीन के बारे में पढ़ूंगा। पहला केसरे हिंद, उसके बाद खास महल के बारे में पढ़ेंगे। तो केसरे हिंद जमीन किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। केसरे हिंद किसे कहते हैं? तो संविधान लागू होने के पश्चात, यानी संविधान, हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी संविधान लागू होने के पश्चात दखल एवं उपयोग के आधार पर केंद्र तथा राज्य सरकार की संपत्ति को केसरे हिंद के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे केसरे हिंद दो प्रकार का, राज्य सरकार का केसरे हिंद होगा, भारत सरकार के केसरे हिंद होगा। तो राज्य सरकार यानी राज्य के उपयोग के आधार पे जो भूमि थी, जमींदारी जिस समय खत्म हुआ, तो राज्य के उपयोग के आधार पे जो भूमि थी, तो उसे राज्य सरकार की केसरे हिंद संपत्ति कहा गया, भूमि कहा गया। और जो केंद्र सरकार के उपयोग के आधार पे जो भूमि थी, उसे केंद्र सरकार की केसरे हिंद कहा गया। अब देखिए, जैसे रेलवे जो है, रेलवे का जो जमीन है, रेलवे तो केंद्र के अधीन में है। तो जो संविधान लागू होने के पूर्व के पश्चात जो जिसके अधीन में था, उस अधीन को केसरे हिंद, उस अधीन में, जैसे केंद्र के अधीन में तो केंद्र सरकार, राज्य के अधीन में तो राज्य सरकार, जो बचा वो राज्य सरकार। जो केंद्र सरकार के अधीन में था वो केंद्र सरकार हो गया, जो शेष बचा वो राज्य सरकार के अधीन में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे केसरे हिंद किसे बोलते हैं? तो केसरे हिंद समझ गए होंगे। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। यहां लिख देते हैं 26 जनवरी 1950 के पश्चात, यानी संविधान के लागू होने के पश्चात दखल एवं उपयोग के आधार पर केंद्र तथा राज्य सरकार की संपत्ति, राज्य सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। अर्थात अगर केसरे हिंद की जमीन, अगर केसरे हिंद की जमीन संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले केंद्र सरकार की दखल, केंद्र सरकार के दखल एवं उपयोग में थी,
उपयोग में थी तो केसरे हिंद की जमीन केसरे हिंद जमीन केंद्र सरकार की मानी जाएगी। केंद्र सरकार की मानी जाएगी। एवं जो शेष बचा जमीन एवं अन्य सभी जमीन जो बच गया, अगर राज्य सरकार का अन्य सभी जमीन किसका माना जाएगा? राज्य सरकार का। अन्य सभी जमीन केसरे हिंद किसका माना जाएगा? राज्य सरकार की मानी जाएगी। बात समझ में आया? अगर संविधान लागू होने के पश्चात जो भूमि केंद्र सरकार के पास थी वो भूमि केंद्र सरकार के पास रह जाएगी, यानी उस भूमि को हम केसरे हिंद केंद्र सरकार बोलेंगे। और जो शेष बच गया जमीन, जैसे कि अब एनएच है तो एनएच केंद्र सरकार की एसएच है, तो एसएच किसके अधीन में आ जाएगा? राज्य सरकार की केसरे हिंद की जमीन में आ जाएगी। तो वैसी सारी जमीन जो केंद्र सरकार के अधीन में थी वो केंद्र सरकार का जमीन केसरे हिंद मानी जाएगी, और जो राज्य सरकार जो बच गया केसरे हिंद जमीन वो राज्य सरकार की मानी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज को आप लिखेंगे केसरे हिंद जमीन। आई होप समझ गए होंगे। केसरे हिंद जमीन के बारे में मैं आप लोग से और कुछ बता दूं आपको। केसरे हिंद जमीन भूमि बंदोबस्ती शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी या समाहर्ता को प्रदान नहीं है। ये किसी को बंदोबस्ती, कोई भी रैयत को बंदोबस्ती करके, बंदोबस्ती मतलब उसके दखल दिलवा नहीं सकते हैं, या कोई फर्जी रसीद कटा लिया तो उसके अधीन में नहीं होगा। ठीक है, इसको किसी का बंदोबस्ती करने की शक्ति किसी को प्राप्त नहीं है। या फिर जमींदार ही क्यों ना हो, इस जमीन को किसी को बंदोबस्ती करने की शक्ति, तो इसमें एक बात और ऐड हो जाएगा, पहले इसको लिखिए। ये बंदोबस्ती नहीं हो सकता है, यह भूमि बंदोबस्ती नहीं हो सकता है, यह भूमि बंदोबस्ती यह भूमि बंदोबस्ती नहीं हो सकता, यह भूमि बंदोबस्ती नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह भूमि कभी बंदोबस्ती नहीं हो सकता है। इस चीज को आप लोग लिखेंगे। अगला हम देखते हैं खास महल। तो खास महल किसको बोलेंगे? तो खास महल के बारे में आप जान लीजिए। खास महल जमीन, इसको मिटा इरेज कर देते हैं। खास महल जमीन क्या है? ऐसी जमीन जो जमींदारी जाने के बाद, यानी भारत में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुआ? 1953 में जमींदारी प्रथा समाप्त हुआ। जमींदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात ऐसी भूमि जो जमींदार सरकार, सारा भूमि किसके पास? जो जमींदार के पास खत्म हो गया तो सारा भूमि किसके पास पावर आ गया? सरकार के पास। तो ऐसी जो जमींदारी जाने के बाद सरकार की हो गई है, वह सरकार का स्वामित्व ग्रहण कर लिया है, सरकार उसका स्वामित्व ग्रहण कर लिए हैं। ठीक है, तो आवासीय, तो सरकार उसको क्या कर सकती है? लीज पे वो भूमि को लगा सकती है। उस भूमि को क्या दे सकती है? 30 साल के लिए लीज पर दे सकती है। तो पहले इसको लिखेंगे खास महल भूमि। दूसरा मेरा है खास महल। खास महल जमीन, तो खास महल ये भी सरकारी की श्रेणी में ही आता है। खास महल जमीन क्या है?
ऐसी जमीन जो जमींदारी जाने के बाद जमींदारी कब गया था? 1953 में। जाने के बाद सरकार की हो गई, वह सरकार ने उसका स्वामित्व ग्रहण करते हुए आवासीय या व्यवसायिक उपयोग के लिए शुरू कर दिया उसे खास महल की जमीन कहते हैं। उसे खास महल की जमीन कहते हैं। खास महल जमीन को हम ये भी बोल सकते हैं द बिहार गवर्नमेंट। हर एक जगह अगर बिहार का है तो क्या बोलेंगे? द बिहार गवर्नमेंट स्टेट, द बिहार गवर्नमेंट स्टेट। इसी को क्या बोल सकते हैं? द अगर बिहार का है तो द बिहार गवर्नमेंट स्टेट, इसी को बोल सकते हैं द बिहार गवर्नमेंट ई स्टेट। क्या बोलेंगे? ई स्टेट। इसी को खास महल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? खास महल। इसी को बोलते हैं खास महल। खास महल। ये मैनुअल कितना में है? खास महल ये मैनुअल कितना है? 1953 के मैनुअल में 1953। तो खास महल भूमि हम किसको बोले? ऐसी भूमि जो जमींदारी जाने के बाद, तो भारत में जमींदारी प्रथा समाप्त हुआ था 1953 में। कब समाप्त हुआ था? 1953 में। तो जमींदारी जाने के बाद सरकार की हो गई वैसी भूमि जो जमींदारी जाने के बाद, जैसे पहले कोई जमींदार के पास था और जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद सारी भूमि क्या हो गई? सरकार के पास आ गई। तो सरकार उस भूमि का उपयोग लीज पर दे सकती है। किसी को 30 साल के लिए क्या दे सकती है? लीज पे दे सकती है। और उससे क्या करेगी? उससे रेंट वसूलेगी, तो खाली जमीन नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये बिहार खास महल की नीति 2011 की कंडिका 19 के तहत सरकार सभी खास महल जमीन को क्या 30 वर्षों के लिए लीज पर दे सकती है। ठीक है। तो खास महल की भूमि में अगर सर्वे चल रहा है तो उसमें क्या होगा? खास महल के नाम से खाता खुलेगा तथा अभियुक्ति के कॉलम नंबर 14 में जो लीजधारी है उसका नाम दर्ज होगा। लीज एक्सटेंड भी होते रहता है। लीज को क्या करता है? एक्सटेंड। जैसे कि गांधी मैदान कोई मेला लगाने के लिए लिया, तो मेला लगाने के लिए 1 महीना 2 महीना के लिए, तो लीज पर ले सकती है। जितनी भी खास महल सरकार की जमीन है उस लीज पर मकान बनाता है, बिजनेस करता है, तो ये सब पर्पस के लिए लीज पर सरकार से जमीन लेती है। तो खास महल आपको समझ में आया? ऐसी जमीन जो जमींदारी जाने के बाद सरकार की हो गई, सरकार ने उसका स्वामित्व ग्रहण कर लिया,
तो करते हुए आवासीय यानी रहने के लिए भी दे सकती है, ठीक है, लीज पे, ठीक है, 30 साल मिनिमम 30 साल, फिर लीज एक्सटेंड होता है। आवासीय व्यवसायिक उपयोग के लिए, बिजनेस करने के लिए, शुरू करने के लिए दिया जाता है, उसे खास महल जमीन या फिर द बिहार गवर्नमेंट ईस्टेट कहते हैं, द बिहार गवर्नमेंट ईस्टेट कहते हैं। इसमें और भी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें और भी पॉइंट लिख सकते हैं आप। खास महल भूमि का प्रबंधन सरकार स्वयं करती है, प्रबंधक सरकार स्वयं करती है। आजादी के बाद 1953 में बिहार सरकार द्वारा खास महल की भूमि का प्रबंधन हेतु हस्तक तैयार किया, हस्तक मतलब होता है हैंड रिटेन तैयार किया, जिसे द बिहार गवर्नमेंट ईस्टेट कहा जाता है। आम प्रचलन में खास महल हस्तक कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? खास महल हस्तक कहा जाता है। खास महल हस्तक में कुल 173 कंडिका है। कितना कंडिका है? 100। इसमें खास महल में कुल कितना कंडिका है? 173 कंडिका है। 173 कंडिका, 173 कंडिका है, 173 कंडिका है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि खास महल, अगला पॉइंट है, खास महल हस्तक एवं बिहार खास महल नीति 2011 में खास महल को लीज या बंदोबस्ती के नियम दिए गए हैं। बिहार खास महल नीति 2011 में कंडिका 19 के तहत सरकार द्वारा सभी खास महल भूमि को 30 वर्ष की अवधि निर्धारित, मिनिमम कितना वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है? 30 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। अगला बात कहा है, यदि लीज की अवधि समाप्त हो जाए तो लगान नहीं लिया जाएगा। अगर किसी को टैक्स पे सरकार दी है, लीज की अवधि अगर समाप्त होगा तो उसका लगान नहीं लिया जाएगा। एवं नवीकरण वस्तु के नवीकरण बहुत पूर्व से नहीं कराई गई हो तो लीजधारी अवैध दखलकार होंगे। क्या होंगे? अगर उसका एक्सटेंड नहीं होगा तो कैसा होगा? अवैध दखलकार होगा। समझ में आया ये बात? ये भूमि खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। खास महल की भूमि खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। इसका रसीद कट सकता है अंचलाधिकारी। खास महल की भूमि बंदोबस्ती या रसीद काटने की शक्ति अंचलाधिकारी को नहीं है, अंचलाधिकारी को नहीं है। यह कोई अतः व्यक्ति हल्का कर्मचारी के रसीद प्रस्तुत करता है तो उसका मान नहीं होगा। इस भूमि का रसीद काटने का शक्ति सीओ को नहीं है, इतना जान लीजिए, सीओ को भी इसकी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो ये था कुछ खास महल जमीन के बारे में। मैं अगले क्लास में फिर आगे कुछ सरकारी जमीन को पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग जो ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर ईमेल नहीं, ईमेल कब से आना शुरू होगा, तो होली के बाद से ईमेल आना शुरू होगा आप लोग का। और बाकी बात जो है लैपटॉप करेक्टर, तो इस सब के लिए भी चिंता ना करें। ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही उसका फॉर्मेट रहेगा, उस फॉर्मेट में ही आप लोग सारा कुछ करेंगे और अभी कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और आगे आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। और वो कहते हैं ना कि पढ़ाई करने से ही सब कुछ मिलता है। पढ़िए और इस ट्रेनिंग वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। गुड नाइट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।